हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अभी हम लोग इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएचओ का जो एग्जामिनेशन है वो आ रहा है, तो उसी के बेसिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अक्सर बच्चे ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा कहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। तो आज हम जो पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं वो राजस्थान सीएचओ 2020 का पेपर है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो डिटेल में अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आगे का जो कंटेंट है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा। किरोशा एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको आगे के नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं सीएचओ के, वो सारे आपको वहीं पे मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आपको ऐप जो है उसको डाउनलोड करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सीएचओ 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है था, उसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या आया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था यहाँ पर कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, या वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया था। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे 10 मई को, बी ऑप्शन है, एक मिनट, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर को, सी ऑप्शन है 11 मार्च एंड डी वन इज 7 अप्रैल। तो चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो बच्चे 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं सेलेक्ट कर पाए, उनको तो ये क्वेश्चन पेपर पता ही होगा। तो आप आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये WHO ने दिया था। किसने दिया था? WHO ने दिया था। और 7 अप्रैल को इसको एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर है? तो 7 अप्रैल आपको डेट जो है वो याद रखनी है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर आया था वो कौन सा था, देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो कौन सा था, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, ये अकॉर्डिंग टू ईयर जो है वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे उस टाइम 2020 के जो पेपर आया था उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि उस टाइम पे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के प्रेसिडेंट जो थे उस टाइम पे वो कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर बी है राजनाथ सिंह, सी ऑप्शन है वेंकैया नायडू, डी ऑप्शन है श्री लाल कृष्णन आडवाणी। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, आगे भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन थे जो प्रेसिडेंट थे। तो उस टाइम पे 2020 के अंदर श्री रामनाथ कोविंद जो थे वो प्रेसिडेंट थे। लेकिन रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो मिसेस द्रौपदी मुर्मू जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द्रौपदी मुर्मू, ये जो है वो प्रेसिडेंट है इंडिया के। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। और नरेंद्र मोदी जो है वो कौन है हमारे इंडिया के, तो ये प्राइम मिनिस्टर है। दोनों चीजें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए करेक्ट आंसर होगा। रिसेंटली कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वन, यस चलिए, व्हेन डिड द एमटीपी एक्ट कम इनटू फोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर एमटीपी जो एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है? तो एमटीपी एक्ट जो है वो कब फोर्स के अंदर आया था इंडिया के अंदर, ये पूछा गया था। तो ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1972, डी ऑप्शन इज 1984। तो इंडिया के अंदर जो एमटीपी एक्ट आया कब था, तो 1971 में फोर्स के अंदर ये आ गया था। तो बी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा।
चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर अभी तक किसी ने भी किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ के आगे के जो फ्री एमसीक्यू यानी कि फ्री राजस्थान सीएचओ के जो पेपर्स हैं वो आपको सब फ्री कंटेंट मिलेगा ऐप के ऊपर, जिसके लिए आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए ताकि आपको इधर उधर जो पेपर है वो ढूंढने ना पड़े, बिकॉज क्या होता है कि 20 to 25% एमसीक्यू जो होता है वो टॉपिक जो होता है वो प्रीवियस ईयर पे डिपेंड करता है। इसीलिए कोई भी एग्जाम हम क्रैक करने जाते हैं या देने जाते हैं उससे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको आइडिया भी लगता है और उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा भी होता है। क्लियर है? तो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज प्लस पैरामेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहां पे जाके परचेज कर सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है राजस्थान सीएचओ के लिए, और यहाँ पर राजस्थान सीएचओ के हम जो एमसीक्यू फ्रीली आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आपके लिए वहां पर अवेलेबल मिलेंगे पेपर के। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, Which disease has been eradicated from India? इंडिया से कौन सी डिजीज है इन चारों में से जो इराडिकेटेड हो गई है, यानी कि अभी इसके केसेस जो है वो मिलना बंद हो गए हैं, ऐसी कौन सी डिजीज है? तो ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी पोलियो एंड डी वन इज एड्स। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? वेरी इजी क्वेश्चन। तो कौन सी डिजीज इराडिकेटेड हो गई है? तो पोलियो जो है वो अब इंडिया के अंदर नहीं पाया जाता है, बिकॉज जो वैक्सीनेशन का जो कैंपियन था, यानी कि वैक्सीन जो लगाते हैं पोलियो की, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है, जिसकी वजह से ये इराडिकेट हो गया है। क्लियर है? लास्ट केस 2014 के अंदर देखा गया था, उसके बाद में ये इसका कोई केसेस इंडिया के अंदर नहीं देखा गया, इस वजह से इसको इराडिकेटेड माना गया है। किसको? पोलियो को। बाकी टीबी आप देखते हैं, मलेरिया भी देखा जाता है, एड्स भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये भी क्वेश्चन आया था कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? चार ऑप्शन है आपके पास में, वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन है त्रिभुवन दास पटेल, सी ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डी ऑप्शन है एच एम दयाल। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन जो है वो। तो चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, हरित क्रांति, इसके जनक या फादर किसे कहा जाता है? तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर था एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट भी आपको पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये कब किया गया था, ऐसा पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है 2 सितंबर 2014 के अंदर, बी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014, सी ऑप्शन है 15 अगस्त 2014 या डी ऑप्शन 2 अक्टूबर 2013। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब चालू किया गया था? श्रीमान जो नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, जो कि 2 अक्टूबर 2014 यानी कि गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया था, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था और नहीं क्वालिफाइड कर पाए, वो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन पेपर था और हम लोग उसको क्रैक नहीं कर पाए। तो आगे से आपको ध्यान रखना है, जब हम पेपर बाद में देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि यार इतना इजी पेपर था, लेकिन आगे भी पेपर ऐसे ही आएंगे। आपको बेस्ट प्रिपरेशन की, बेस्ट गाइडेंस की जरूरत है। तो इसके लिए किरोशा एकेडमी के साथ बने रहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी पढ़ने का मौका मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी वहां पे अवेलेबल है, जो आपकी अपकमिंग जो एग्जाम सीएचओ का होगा, राजस्थान सीएचओ का, उसमें बहुत ज्यादा फायदा करेगी, तो उसको जरूर परचेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग?
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? ए ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, बी ऑप्शन है फायर इन चारकोल माइन, सी ऑप्शन ड्राई फार्मिंग, या डी ऑप्शन है मानसून। चलिए आंसर करिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग कभी भी आ जाए तो आपको याद रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट? कौन सी इसमें से चारों में से डिजीज है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होती है? ए ऑप्शन है यहाँ पे मीजल्स, बी टाइफॉइड, सी कॉलेरा एंड डी वन इज हेपेटाइटिस ए। चलिए कौन सी है जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होती यानी कि अदर रूट से होती है? चलिए आंसर करेंगे जल्दी से। नहीं होती है ऐसा पूछा गया है, एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, आपको पता है हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं जिसके अंदर ए और ई ये दोनों जो हैं वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। किससे ट्रांसमिट होते हैं? फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर है? बाकी हेपेटाइटिस बी और सी सीरम हेपेटाइटिस है जिसको जो ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ये फीको ओरल रूट से होते हैं। ठीक है, कॉलेरा, टाइफॉइड और ये दोनों जो होते हैं कॉलेरा और टाइफॉइड ये दोनों भी फीको ओरल रूट से ही होते हैं। किससे होते हैं? फीको ओरल रूट से ही इसका जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट होता है। टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी किससे होता है? ये साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है टाइफॉइड का, और कॉलेरा जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, तो ये दोनों ट्रांसमिट होते हैं किसके द्वारा? फीको ओरल रूट से। तो ये 3 तो ट्रांसमिट हो गए फीको ओरल रूट से, बचा क्या? मीजल्स। मीजल्स फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है सबको? तो ये याद रखना है आपको, ये वायरस से ट्रांसमिट होता है जो मीजल्स होता है वो, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा जिसमें कॉप्लिक स्पॉट बनता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डायरिया? डायरिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन या वीकनेस? चलिए आंसर करेंगे, क्या आंसर रहेगा आपका? तो देखिए अगर कोई बच्चा है, मोस्टली बच्चों में ज्यादा डेंजरियस होता है डायरिया, तो बच्चों के अंदर अगर बहुत ज्यादा डायरिया होता है, क्लियर है, डायरिया होता ही रहेगा जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड नहीं रहेगा। क्लियर है, फ्लूइड बॉडी से बाहर चला जाएगा। जब भी एक्सेसिव वॉमिटिंग या एक्सेसिव डायरिया होता है उस टाइम पे क्या होता है? फ्लूइड बॉडी से बाहर चला जाता है जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था कि निर्जलीकरण आ गया था बिकॉज डिहाइड्रेशन नहीं दिया था, जिसकी वजह से बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो गया था। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया के अंदर डेथ का कारण क्या होता है? तो डिहाइड्रेशन की वजह से। क्लियर है? सी करेक्ट आंसर रहेगा। इसीलिए प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए डायरिया में ORS, RL इनको यूज किया जाता है ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या है? अंडर 5 मोर्टालिटी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ये पूछा गया है। डायरिया, न्यूमोनिया, मीजल्स या चिकन पॉक्स? चलिए, मोर्टालिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, एक होता है जैसे मोर्टालिटी, एक होता है मॉर्बिडिटी, जिसका मतलब होता है कि डिजीज कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मोर्टालिटी पूछा गया है यानी कि मृत्यु से रिलेटेड है बच्चों में 5 वर्ष से कम यानी कि अंडर 5। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का कारण क्या होता है? तो याद रखिए डायरिया, न्यूमोनिया है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स से मृत्यु नहीं होती है, ये आंसर नहीं होगा। मीजल्स से भी नहीं होता है। क्लियर? डायरिया से भी नहीं, मोस्ट कॉमन रीजन नहीं है डायरिया, तो न्यूमोनिया की वजह से, बिकॉज ये रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, क्या है ये? रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसीलिए रेस्पिरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंडर 5 में मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है? न्यूमोनिया, जो कि बिकॉज ये
रेस्पिरेटरी इफेक्ट डालता है, इस वजह से डेथ का कारण होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होना चाहिए? मोस्टली बच्चों में ये देखा जाता है जब बच्चों में एक्सेसिव डायरिया है, डिहाइड्रेटेड है बच्चा, ठीक है, उस टाइम पे ये कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो देखा जाता है। तो यानी कि हाथ में अगर आपने ऐसे किया, क्लियर है, हाथ में उसको अच्छे से उसको आपने पंच किया, अच्छे से उसको पैक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आगे का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो 3 सेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये वापस से रेडनेस आ जाता है, यानी कि यहाँ पे सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया है, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम चिल्ड्रन के अंदर कितना होना चाहिए? तो याद रखना लेस देन 3 सेकेंड्स होना चाहिए। आगे से कभी भी क्वेश्चन आए तो 3 सेकंड के अंदर वापस से बच्चे के अंदर सर्कुलेशन शुरू हो जाना चाहिए। जब भी हम उसको पिंच करें या फिर स्टॉप करें ब्लड सर्कुलेशन, छोड़ते ही तुरंत वहां पे रेडनेस आ जानी चाहिए, पिंकिश हो जाना चाहिए बच्चा। इसका मतलब है वहां पे सर्कुलेशन विद इन 3 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही वापस से सर्कुलेशन जो है वो शुरू हो गया है, यानी कि कैपिलरी रिफिल हो गई है। तो लेस देन 3 सेकंड होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे Which milestone is developed in a 6-month old baby? 6 महीने का बच्चा है, 6 मंथ, उसके अंदर क्या माइलस्टोन देखने को मिलेगा? क्या डेवलपमेंट होगा उसके अंदर? ए ऑप्शन है यहाँ पे एबल टू वॉक नॉर्मली। क्या 6 महीने का बच्चा इजीली चल सकता है? नहीं, ठीक है। तो याद रखना कम से कम 11 to 12 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो चलना जो है वो धीरे धीरे शुरू करते हैं, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबल टू सिट विथ सपोर्ट। क्या सपोर्ट से बैठते हैं? सी एबल टू टेक फूड विथ हेल्प ऑफ स्पून। नहीं, ये लगभग 1 ईयर के बच्चे जो होते हैं वो ये करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एबल टू स्टैंड एंड सिट डाउन इंडिपेंडेंटली। नहीं, मतलब कि अकेले खड़े हो गए, अकेले बैठ गए, ऐसा इंडिपेंडेंटली वो नहीं करते हैं 6 मंथ में। 6 मंथ में बच्चा रोल ओवर कर सकता है या फिर सिट बैठता है विथ सपोर्ट, सपोर्ट के सहारे बैठता है, विदाउट सपोर्ट भी नहीं। क्लियर है? सपोर्ट के सहारे बच्चा बैठना शुरू करता है, तो बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट वन, नॉर्मल वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न एट बर्थ इन इंडिया। इंडिया के अंदर नॉर्मल बेबी का बर्थ वेट कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 1.5 to 2.5 kg, बी ऑप्शन है 2 to 3 kg, सी 2.5 to 3.5 kg, डी ऑप्शन है 3 to 4 kg। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे? व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे? इंडिया के अंदर नॉर्मल बच्चे का वेट कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया के अंदर नॉर्मल न्यूबॉर्न का बर्थ वेट जो रहेगा ये तो कम हो जाएगा, ठीक है, 1.5 से, जो क्योंकि लेस देन 2.5 kg अगर बच्चे का वेट है तो ये एलबीडब्ल्यू बेबी है। कैसा है? यानी कि लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं इसको। अगर बच्चे का वेट जो है वो लेस देन 2.5 kg है तो ये एलबीडब्ल्यू बेबी कहलाता है। क्लियर है? तो ये चीज तो यहाँ पे ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। 2 to 3 kg भी नॉट एक्यूरेट आंसर है, 3 to 4 भी नहीं होता है, तो नॉर्मल होता है इंडिया के अंदर 2.5 to 3.5 kg, यानी कि सी जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो लेस देन 2.5 kg है, लेस देन 2.5 kg है, इसका मतलब है ये लो बर्थ वेट बेबी है। क्लियर है? अगर 1.5 kg से कम है यानी कि लेस देन 1.5 kg है, यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, ठीक है। अगर लेस देन 1000 अगर बच्चा है, 1000 ग्राम से भी कम है बच्चे का वेट, तो ये एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी है। कैसा? एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर है? तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है। नॉर्मल बेबी का वेट जो होता है वो 2.5 to 3.5 kg होता है इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा भी हो सकता है कभी कभी। चलिए, यस, अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपको यहां से आगे के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए राजस्थान सीएचओ के, तो आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई उसका प्राइस नहीं है। तो
तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने राजस्थान सीएचओ की प्रिपरेशन आपने करी है, लास्ट जो 2 एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं राजस्थान सीएचओ के अंदर, टीएसपी नॉन टीएसपी के अंदर। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको एक्सपर्ट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एम्स के अंदर, सीएचओ के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वही आपको पढ़ाएंगे और आपका बेनिफिट है उसके अंदर, क्योंकि जो सेलेक्ट होता है उसे पता है कि पेपर कहां से आता है। क्लियर है? तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, वहां पे लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आपको जोधपुर आना पड़ेगा, उसके लिए घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम अवेलेबल है, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप हमसे वहां पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम टाइम फॉर कंगारू मदर केयर इन सेशन, यानी कि केएमसी का मिनिमम टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 1 आवर, बी 3 आवर्स, सी 6 आवर्स, डी 12 आवर्स। चलिए केएमसी का टाइम ड्यूरेशन पूछा है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, यानी कि कम से कम। केएमसी कंगारू मदर केयर का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा लो बर्थ वेट है तो वो जल्दी से रिकवर करेगा। ठीक है, बच्चा हाइपोथर्मिया से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है केएमसी कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है, यानी कि उसकी खुद की माँ दे सकती है, फादर दे सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर जो हेल्दी है, जिसको कोई डिजीज नहीं है, वो बच्चे को केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे बच्चे को क्या होगा, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट रहेगा बच्चा। एलबीडब्ल्यू बेबी है तो जल्दी से रिकवर करेगा, प्लस अगर बच्चा जो है वो अर्ली डिस्चार्ज अगर आप चाहते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा है। मदर और बच्चे का बॉन्ड जो है वो इससे अच्छा होता है। तो ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं किसके, केएमसी के। तो कंगारू मदर केयर मिनिमम तो आपको 1 आवर करना है, मैक्सिमम आप 6 to 8 आवर 6 to 8 10 आवर्स भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 घंटा तो करना ही चाहिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है? लेबर रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन 8। ये क्वेश्चन ऐसा है जो अक्सर मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है और इंपॉर्टेंट भी है कि लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 20 to 22 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 26 to 28 डिग्री सेल्सियस, सी 28 to 30 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 34 to 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे? यस, तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा कि लेबर रूम का टेम्परेचर, बिकॉज आप सभी को पता है कि लेबर रूम में डिलीवरी होती है, बच्चा न्यूबॉर्न वहां पे पैदा होता है, तो उस टाइम पे उससे ऐसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाती है जो एनवायरनमेंट मदर के वूम के अंदर था, ताकि बच्चे को किससे प्रिवेंट कर सके हम, हाइपोथर्मिया से। क्लियर है? यानी कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने से हमें रोकना है, बिकॉज अगर हाइपोथर्मिया में बच्चा चला गया तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। क्लियर है? इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं हाइपोथर्मिया को। तो यहाँ पे नॉर्मल जो लेबर का टेम्परेचर होना चाहिए वो 26 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको पूछे क्यों, ताकि बच्चे को हम हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है, which immunoglobulin is abundantly present in a human milk? ह्यूमन मिल्क या बॉडी की सिक्रीशंस में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो देखा जाता है? तो यहाँ पे 4 इम्यूनोग्लोबुलिन दे रखे हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम या आईजीई। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है हमारी बॉडी में जब एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होता है, क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या कोई भी इमरजेंसी, उस टाइम पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है? तो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे आईजीएम जो है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर होता है, ठीक है, बॉडी में अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो उस टाइम पे एक्टिवेट होता है आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन इज द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। कैसा इम्यूनोग्लोबुलिन है ये? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा,
सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीएम होता है। नेक्स्ट आईजीजी बॉडी के सिक्रीशंस यानी कि टीयर्स के अंदर, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि मिल्क के अंदर यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा आईजीए। आईजीजी एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है यानी कि मदर टू बेबी के अंदर जाता है, वो कौन सा होता है आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है। और ये मोस्ट एबुंडेंटली यानी कि बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोस्ट एबुंडेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला। क्लियर है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बॉडी के सिक्रीशन में आईजीए होता है, आईजीएम जो है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में एक्टिवेट होता है, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के टाइम पे एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या है, बैसिलस कालमेटी गुवेरिन जो है जो कि टीबी से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये वैक्सीनेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे को लगाया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा गया है उसका रूट क्या होता है, तो बीसीजी का रूट ए ऑप्शन है इंट्राडर्मल, बी सबक्यूटेनियस, सी आईएम यानी कि इम्यूनो इंट्रामस्कुलर, डी ऑप्शन है आईवी लगाया जाता है। तो आंसर करेंगे क्या, करेक्ट आंसर रहेगा बीसीजी वैक्सीन। तो सबसे पहले तो बीसीजी वैक्सीन जो है उसको डाइल्यूट करते हैं किसमें, नॉर्मल सलाइन में उसको डाइल्यूट करते हैं बीसीजी वैक्सीन को, टीबी से ये प्रिवेंट करता है। क्लियर है। और उसका रूट क्या होता है तो आपको याद रखना है इंट्राडर्मल रूट पे, आपको लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाया जाता है इंट्राडर्मल रूट पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट आर कार्डिनल साइन ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉप्लिक स्पॉट जो है वो किस में देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ उसमें देखने को मिलता है और ये कार्डिनल साइन है। ए ऑप्शन है चिकन पॉक्स, बी ऑप्शन है मीजल्स खसरा, सी ऑप्शन है मम्स एंड डी इज पोलियो। चलिए आंसर करेंगे कि कॉप्लिक स्पॉट जो है वो कहां पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि कॉप्लिक स्पॉट जो कार्डिनल साइन है चिकन पॉक्स का नहीं है, इसमें मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, स्कैब ये सारा होता है यानी कि प्लियोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा चिकन पॉक्स। क्लियर है। मम्स भी नहीं होगा, पोलियो भी नहीं होगा। तो मीजल्स के अंदर जो माउथ है वहां पर होता है। ठीक है। तो मीजल्स के अंदर होता है कॉप्लिक स्पॉट बनता है किसमें, मीजल्स के अंदर। ठीक है। चलिए ओरल कैविटी में होता है। नेक्स्ट बेनिफिशियरीज ऑफ आईसीडीएस स्कीम। ठीक है। आईसीडीएस जो स्कीम है उसका बेनिफिट किसको मिलता है ये पूछा गया। ऑप्शन है लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन, बी ऑप्शन है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, सी ऑप्शन है एल्डरली पर्सन या डी है ए एंड बी। चलिए आंसर करेंगे आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। आईसीडीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 के अंदर इसको बनाया गया था। किसके लिए, तो याद रखना कि जो बच्चे छोटे हैं यानी कि लेस देन 6 ईयर ऑफ एज हैं प्लस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर है उनके लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई थी। क्लियर। और आंगनबाड़ी वर्कर जो आप सुनते हो वो इसी आईसीडीएस के अंतर्गत आता है जो 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन प्लस प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर। ठीक है। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर रहेगा। ये आईसीडीएस से क्वेश्चन हमेशा आता है तो आपको याद रखना है इसका सन कब है और इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे बेहतर अच्छा सोर्स क्या होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मीट मांस, बी ऑप्शन है फ्रूट, सी मिल्क या डी वेजिटेबल सब्जियां। चलिए आंसर करिए क्या आंसर रहेगा, सभी आंसर करेंगे जल्दी से। कितना अच्छा पेपर आया था उस टाइम पे, अभी हम लोग उस पेपर को देखते हैं ऐसा लगता है अरे यार इतना इजी क्वेश्चन आया था। पेपर ऐसा ही आता है, जब हम उसको बाद में देखते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि अरे यार पेपर जो है वो इजी था, हम नहीं कर पाए। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहां पे बैठे हो वहीं से खड़े हो जाओ। और अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे
तो आप लोग तुरंत एक्टिवेट हो जाएं कि नहीं यार मुझे सिलेक्शन लेना है, और लेना है तो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे कोई फालतू बकवास हम नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। ऐप पे भी जाकर आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारी पूरी टीम जो है वो आपको पढ़ाएगी, और हम पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे जो है टीएसपी नॉन टीएसपी में सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप भी सेलेक्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लेना, और इस अच्छे मौके को, सुनहरे मौका जो है वो आपके पास, पढ़ने का टाइम अच्छा है तो पढ़ना है आपको, सिलेक्शन लेना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे जाके रिकॉर्डेड कोर्स भी है, प्लस आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हमसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे बेस्ट सोर्स कौन सा होता है कैल्शियम का? तो मिल्क, ठीक है। हम सब मिल्क पीते हैं, आप सभी जानते हैं। तो मिल्क के अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है, जो टीथ और बोन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑल ऑफ द, इन चारों में से कौन सा है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ठीक है, मैक्रो और माइक्रो या प्रिंसिपल एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये क्या है? मैक्रो, यानी कि प्रिंसिपल या बड़े एलिमेंट। और ये विटामिन जो होता है वो कैसा है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। विटामिन, मिनरल, वो क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सारी चीजें जो है वो बैक टू बैक याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पे डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? इनमें से कौन सा जो है वो वाटर सोल्यूबल? दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिख रही हूं मैं, फैट सॉल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो होते हैं वो कैसे हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी, यानी कि बी पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरा, विटामिन सी, ठीक है। ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन? इनमें से कौन सा है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो यहाँ पे ए, डी, ई और के उसके साथ में, ये तो हो गए फैट सोल्यूबल। तो बचा क्या? विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो कैसा है? वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। चलिए, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई किसमें सबसे ज्यादा लेवल पे, ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल या फ्रूट्स? विटामिन ई, चलिए आंसर करेंगे, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन ई जो सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है सनफ्लावर ऑयल में। किसमें एंटीऑक्सीडेंट है? सनफ्लावर ऑयल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ई जो होता है वो। क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड टू विच डिजीज? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर है? उसके साथ में उससे क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरी-बेरी। क्लियर है? तो बेरी-बेरी आपने कई बार सुना है, विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी-बेरी। थायमिन जिसको बोलते हैं उसकी डेफिशिएंसी से बेरी-बेरी होता है विटामिन बी1, ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट्स, विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में रिकेट्स होता है, और जो बड़े होते हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है। गम ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है, वो स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए, रेटिनॉल जो है उसकी डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। बिटॉट स्पॉट, जीरोप्थेल्मिया, ये सारी चीजें किससे होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। यहाँ पे स्कर्वी बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, एट व्हाट एज शुड कॉम्प्लीमेंट्री फूड
बी स्टार्टेड फॉर अ बेबी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड का मतलब होता है उसको सॉलिड सेमन की मदर का मिल्क जो है उसके अलावा भी उसको और भी चीजों से इंट्रोड्यूस कराना है, यानी कि उसके अलावा उसको सॉलिड सेमी सॉलिड फ्रूट्स दे सकते हो, प्योरीज दे सकते हो, ये सारी चीजें जो है वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा पूछा गया है। तो यूनिवर्सल है ये आंसर। बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो 4 मंथ्स भी बताती है, तो याद रखना 4 मंथ्स इज अ रॉन्ग आंसर, ऑलवेज राइट 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने के पहले बच्चे को पानी तक भी नहीं दिया जाता है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में ये सारी चीजें फेट, प्रोटीन, मिनरल्स सब कुछ उसमें होता है, तो कुछ एक्स्ट्रा देने की आपको जरूरत नहीं है। बिफोर 6 मंथ पानी भी नहीं देना है बच्चे को। ठीक है, 6 मंथ जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आप शुरू कर सकते हो सेमी सॉलिड, सॉलिड फ्रूट्स दे सकते हो प्योरीज बना के, ये सारी चीजें आप ऐड करते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं। क्लियर है, या इसको वीनिंग भी कहा जाता है। क्लियर है, उस टाइम को वीनिंग भी बोलते हैं। तो वीनिंग कब से शुरू करते हैं तो भी 6 मंथ आंसर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फूड कब से स्टार्ट करते हैं तब भी आंसर क्या होना चाहिए, 6 मंथ ही होना चाहिए। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में ये होता है, ये फूड ऐड किया जाता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, तो अभी हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े वो 2020 का राजस्थान सीएचयू का पेपर है। आगे का जो पेपर है वो आपको ऐप पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए किरोश एकेडमी की भी, वहां पे राजस्थान सीएचओ, महाराष्ट्र सीएचओ, बिहार सीएचओ, जितने भी सीएचओ हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको वहां पर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना पेपर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें बिफोर गिवन एग्जाम आप दोगे जो अभी 2025 में होने वाला है, तो उससे पहले एक बार प्रीवियस ईयर को पेपर को जरूर सॉल्व करें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो मिलते हैं ऐप के अंदर, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे सीएचओ के। थैंक यू सो मच, इसी तरह से बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक जरूर करें, और ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूलना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।